Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic, potential energy of magnetic dipole in external magnetic field. From the third unit, magnetic effects of current and magnetism of third chapter, magnets and earth's magnetism. आज हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे एक मैग्नेटिक डायपोल की. लास्ट वीडियो डिस्कस्ड अबाउट द टॉर्क कि जब एक मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो उस पे ऊपर टॉर्क लगता है. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी पजेस करता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का भी कंसेप्ट देखेंगे. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे. द एनर्जी प्रोड्यूसेस ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. या तो उसकी पोजीशन को हम चेंज करें या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, स्ट्रक्चर को चेंज करें बेसिकली, तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. अब हमने लास्ट में देखा था कि जब भी मैं किसी मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, कुछ एंगल बना रहा था थीटा, ठीक है. इसके ऊपर फोर्स लग रहा था सेम डायरेक्शन में, इस पे अपोजिट में. दोनों ही फोर्स जो थे वो सेम एक डायरेक्शन में नहीं थे, इसलिए नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है, बट वहां पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होता, इसलिए हर इंस्टेंट पे टॉर्क लगता है और ये यहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट कर देता है. तो रोटेट भी जब कर रहा होगा तो अपनी पोजीशन को तो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. इसका मतलब पोजीशन को अगर चेंज करेगा तो इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा और दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो हम यहाँ पे इसकी रोटेशनल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो मैंने यहाँ पे कहा कि इस थीटा एंगल पे कितना टॉर्क लगेगा. सो टॉर्क एट द इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो एंगल थीटा बन रहा होगा एट इंस्टेंट इज इक्वल टू कितना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल. यहाँ पे हम कहें कि इसकी पोल की स्ट्रेंथ m थी, दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 था, तो m इज इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल m इंटू में, ठीक है. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि हमने टॉर्क का डेरिवेशन किया था, तो किसी भी इंस्टेंट पे टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होगा. क्लियर हो गया पॉइंट. तो यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट टॉर्क की वैल्यू होगी, लेकिन जैसे ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब थीटा भी तो चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो इसका मतलब टॉर्क चेंज होगा. अब ये तो वेरिएबल हो गया. जैसे हम कहते थे वेरिएबल फोर्स होता तो वहां पे क्या करते थे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करते थे. मैंने क्या किया कि इसमें ये रोटेट होके बहुत स्मॉल सा रोटेशन हुआ इसमें, और ये रोटेशन जो था ये बहुत स्मॉल था, कितना, डी थीटा. तो जब बहुत स्मॉल सा रोटेशन होगा तो उस दौरान उस मोमेंट पे तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क सेम था. जैसे मैं ये कहूं कि हम फोर्स की बात कर रहे थे लीनियर मोशन में, तो वहां टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, मैंने बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया. तो बहुत स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इस दौरान तो हम फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट. तो जब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो टॉर्क को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट. तो यहाँ पे मैंने कहा सो स्मॉल वर्क डन in rotating by d theta is, स्मॉल वर्क डन किया. और इस स्मॉल वर्क डन के दौरान जब आप बहुत स्मॉल एंगल में चेंज करेंगे तो टॉर्क जो था वो लगभग कांस्टेंट था. यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉर्क इनटू में डी थीटा. जैसे वहां पे लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो टॉर्क की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एम बी साइन थीटा इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी डी थीटा. ये स्मॉल वर्क डन आया, बट हमें तो स्मॉल वर्क डन नहीं करना, इसको कुछ पोजीशन को चेंज करना था. स्मॉल चेंज थोड़ी करना है, ज्यादा भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन. अब ऐसे स्मॉल वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड. सो फॉर टोटल वर्क डन by use of integration s. इंटीग्रेशन का आपको बार बार बताया हुआ है. इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जब वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज होती है उनको ऐड करना होता है तो वहां पे समेशन नहीं होता, वहां पे क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है. तो यहाँ पे भी टोटल वर्क डन के लिए मैंने सिंपल सा लिखा, टोटल वर्क डन चाहिए तो आपको जो स्मॉल वर्क डन था
जो स्टार्टिंग पोजीशन पे थे, जब चेंज ही नहीं किया था पोजीशन को, एंगल में चेंज नहीं था, तो जीरो वर्क डन था। जब मैक्सिमम चेंज आ गया होगा तो टोटल वर्क डन होगा W। तो इसका मतलब स्मॉल वर्क डन को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। और यहां से हम अगर ये लिखें एम वी साइन थीटा इनटू में डी थीटा, तो यहां पे अगर देखा जाए तो इस टर्म को इनिशियल थीटा 1 से और कितना लिख सकते हैं, थीटा 2, कि हमें कुछ एंगल पे थे स्टार्टिंग में, जब ये डायपोल था उस टाइम पे थीटा 1 एंगल था, और बाद में जब हम रोटेट होके आ गए तो इस डायपोल से कितना एंगल बना, थीटा 2। यानी चेंज कर रहे हैं पोजीशन को, तो आपकी इनिशियल पोजीशन थीटा 1 है और फाइनल रोटेट करने के बाद में कितनी थी, थीटा 2 ये था। अब कोई मुझसे पूछे क्या इसमें रोटेशन के दौरान मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में चेंज होगा, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पोल की स्ट्रेंथ उतनी रहेगी, रोटेट करने से पोल की स्ट्रेंथ तो कम नहीं होती, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम। तो m इंटू में 2l सेम रहेगा, तो इसका मतलब कैपिटल M की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी सेम। और B क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका मतलब B जो था वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट। तो M और B साइन ऑफ इंटीग्रेशन से आउटसाइड में आ गए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे से पता है, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एम बी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में कोस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, थीटा 1 टू थीटा 2। माइनस साइन को बाहर लिख दिया तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस में एम बी कोस अपर लिमिट कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा 1, ये टर्म्स है। दिस वर्क डन ये काइनेटिक एनर्जी में नहीं हुआ कि हम ये कहें कि बहुत स्मॉल स्टेप्स में अपने पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को इसने क्या किया, चेंज। इसका मतलब ये सारा जो वर्क डन था वो किस में चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। इसमें काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में चेंज नहीं कर रहे थे, इसलिए दिस वर्क डन कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे इसको लिख दिया U इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन गया माइनस में एम बी कोस थीटा 2 माइनस में कोस थीटा, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। ये टर्म वहां पे टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए m क्रॉस b आया था, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट क्वांटिटी भी वेक्टर होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। आगे देखते हैं इसका एक स्पेशल केस। फर्स्ट वन, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। मैंने ये कहा कि ये जब मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे, तो स्टार्टिंग में जो हमारा डायपोल था वो ऐसे रखा हुआ था, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी इनिशियल जो एंगल था वो कितना था, 90 डिग्री। ये रोटेट होके गया, अपनी रोटेशंस में इसने चेंज कर लिया रोटेशन, तो इसका मतलब ये इसके साथ में कुछ एंगल बनाएगा, कुछ भी हो सकता है। फाइनल जो पोजीशन थी वो कितना एंगल बना लिया, थीटा, लेकिन इनिशियल तो कितना था, 90 डिग्री था। तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी होगी, 0। यानी आपने ये कह दिया कि 0 से हम कहीं पे भी जाएंगे तो वही तो होगी उस इंस्टेंट में पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूला में अगर आप पुट करोगे तो कितना आएगा, mb, और यहाँ पे पुट करूं तो थीटा 2 जो है वो थीटा है, तो कोस थीटा माइनस में इनिशियल कितना था, कोस 90, क्योंकि इनिशियली डायपोल को कैसे रखा हुआ था आपने रेफरेंस के लिए, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलरली है कोई डायपोल तो इसका मतलब उसके पास में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस मोमेंट पे, 0 है। तो यहाँ पे कोस 90 0 हो गया, तो U इज इक्वल टू आ गया माइनस में एम बी कोस थीटा। और इसको अगर हम लिखें तो U इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में m डॉट। क्यों लिखा हमने, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कोस थीटा आता है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, स्केलर। तो एनर्जी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में m डॉट बी और टॉर्क में m क्रॉस b, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती थी। यहाँ पे ये रिजल्ट है। अब इसी का केस अगर देखें, ए पार्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री
तो थीटा 0 होगा तो माइनस में एम बी, और यहाँ पे कोस लिख सकता हूँ कोस 0, और कोस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस में एम बी। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये क्या होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने टॉर्क कैलकुलेट किया था तो टॉर्क का फॉर्मूला था एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। थीटा 0 पुट किया, इसका मतलब डायपोल जो था वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ही था। ये मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने एक मैग्नेटिक डायपोल रखा है ऐसे ही नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब सॉरी इस साइड साउथ और ये नॉर्थ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक डायपोल दोनों सेम एक्सिस में है, तो इसका मतलब कितना एंगल बनेगा 0। तो टॉर्क कितना लगेगा 0 लग रहा था, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल कब होता है, जब हम इसको थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करें तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, इसका मतलब स्टेबल। तो हमने ये टर्म्स पढ़ी थी, याद होगा। यहाँ पे कोई होता तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता, लेकिन हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाई होती। और कोई यहाँ पे इसमें डिग में हो तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है मिनिमम, कब थीटा 0 पे, और टॉर्क ये थीटा 0 पुट कर रहे थे तो टॉर्क कितना आ रहा था 0। तो इसका मतलब 0 तो है लेकिन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उस पे, तो कौन सा केस हुआ ये वाला। तो 0 डिग्री होता है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे कौन सा केस होगा, दैट विल बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम केस। कि डायपोल जो है मैग्नेटिक डायपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एंगल जो बने वो 0 डिग्री बने। दूसरा, यहाँ पे थीटा 180 पुट कर रहे थे तब भी टॉर्क कितना था 0 था, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। तो ये देखते हैं ये कौन से इक्विलिब्रियम में आता है, पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करते हैं आपकी बात। बी पार्ट, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा जब 180 पुट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में एम बी कोस 180। कोस 180 जो होता है वो होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो u इज इक्वल टू आएगा प्लस एम बी। अब ये तो माइनस था इसलिए मिनिमम, ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा मैक्सिमम। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है मैक्सिमम आ रही है। टॉर्क कितना था 180 पे 0, तो इसका मतलब वहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो कौन सा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब क्या होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वहां पे। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बाकी जो था वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था 0 डिग्री पे। और थीटा 90 डिग्री होता तो उसकी इनिशियल उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब आप एम बी कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका मतलब आप रेफरेंस कहां से लेके चल रहे हैं कि इनिशियली डायपोल कैसे था मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब फिर आपको कोस थीटा टू फाइनल माइनस में इनिशियल का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये कहते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर से चले थे फिर हमारा 37 हुआ या जो भी एंगल हुआ, तो इसका मतलब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एक एग्जाम्पल आप कर सकते हो इसको करते, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने एक मैग्नेटिक डायपोल को रखा है ऐसे इस डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन से ये एंगल था इनिशियल, इसको रोटेट करते हुए मैं ऐसे ले आया तो ये एंगल जो बना वो थीटा 2, ये 37 डिग्री है, इधर भी 37 डिग्री। ध्यान देना एक एक्सिस से ही लेते हैं, इसका मतलब ये 180 माइनस में 37 होगा, ये कितना होगा 37 होगा। तो इसका मतलब इनिशियल एंगल 180 माइनस 37 डिग्री है और ये कितना होगा 37 डिग्री होगा। तो वहां पे फाइनल माइनस इनिशियल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। क्लियर हो गया। तो वहां पे एंगल का कंसेप्ट, अगर दोनों एंगल पता है इनिशियल फाइनल तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये कहते हैं कि परपेंडिकुलर पोजीशन से स्टार्ट किया तो इसका मतलब आपको देखना है सिर्फ फाइनल एंगल कितना था, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब इनिशियल 0 से स्टार्ट किया तो फिर जो भी एनर्जी होगी वर्क डन होगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको याद कर रखेंगे। सेम टू सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल में भी था, वहां पे भी आप जब रिवाइज करोगे तो सेम टू सेम कंसेप्ट है, आपको दोनों जगह बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आप एक को अच्छे से करोगे। थैंक यू।